अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ है इस वक्त सुर्खियां। बैंगन की फसल में किए जाने वाले कर्षण कार्यों पर जानकारी। नींबू उद्यान में फलन अवस्था में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। मधुमक्खी के शत्रु कीट एवं उनसे बचाव पर जानकारी। जिन किसानों ने बैंगन की फसल लगा रखी है उनमें अभी फूल और फल बनने की अवस्था चल रही होगी और इस अवस्था में कुछ समसामयिक प्रबंधनों को अमल में लाना बेहद जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों की जानकारी लेकर आए हैं कार्यक्रम के इस अंश में। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने बैंगन की फसल लगा रखी होगी उनकी फसल इस समय पुष्पन एवं फलन की अवस्था में होगी और इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसमें इस समय कुछ सस्य प्रबंधन कार्यों का किया जाना नितांत ही आवश्यक होता है, जैसे खरपतवार प्रबंधन, उर्वरक एवं सिंचाई प्रबंधन तथा पौध सुरक्षा इत्यादि। लेकिन हमारे किसान भाई इन सस्य प्रबंधन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे उनकी फसल में खरपतवारों की अधिकता तथा कीट रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है और फसल कमजोर हो जाती है, जिससे किसान भाइयों को निम्न गुणवत्ता युक्त बैंगनों की प्राप्ति होने से बाजार में कम मूल्य की प्राप्ति होती है और उन्हें आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। हमारे संवाददाता ने भ्रमण के दौरान ग्राम जरौद, जिला रायपुर के प्रगतिशील कृषक हरीश बाबरिया से मुलाकात की, जिन्होंने बैंगन की फसल लगा रखी है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि वे अपनी फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। अभी इस वक्त हमने ये भाटा लगाया है 212 VNR। ये भाटा जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चलता है और इसमें पानी न भरे, इसके सबसे इस टाइप से क्यारी बनाई है कि सिर्फ बाई ड्रिप के ही द्वारा पानी जाता है और भी किसी भी तरह से पानी नहीं जाता। पानी बारिश के समय इसमें तकलीफ आने से ये इसीलिए मांदा ऊपर करते हैं, मांदा ऊपर रहने से पानी नीचे रहता है और उस समय बाई ड्रिप से भी पानी को रोक दिया जाता है। कम से कम 65 दिन में ये फल देना शुरू करता है और 60-65 दिन तक 15-15, 20-20 दिन के डिस्टेंस में इनको हर टाइप के खाद देते हैं। 052, 34, 0050, 1261 ये जितने भी है और माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे देते इनमें। इसमें 2-3 बार निंदाई भी करनी पड़ती है। ड्रिप इरिगेशन होने से निंदाई थोड़ी कम करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी पेड़ से पेड़ के बीच में ड्रिप इरिगेशन में पानी मिलता है उसको, तो वहाँ घास पतवार होती है, उसको हटाने के लिए निंदाई करते हैं। अभी ये स्टेज में है, अब फल देना शुरू कर दिया है, ये फ्रूट्स वगैरह आने शुरू कर दिए हैं। फ्रूट्स आने के बाद थोड़ा सी खाने की मात्रा बढ़ा देते हैं, जैसे 052, 34, 1261, 13045, 0050 ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनको बाइट ड्रिप के द्वारा दिया जाता है और बीमारी को कंटिन्यूशन इसमें मॉनिटरिंग
मॉनिटरिंग की जाती है कि कोई भी बीमारी न लगे। अभी ठंड है, ठंड की वजह से बीमारियां कुछ कम होती है। पानी इनको टेम्परेचर और मॉइस्चर के हिसाब से इसमें पानी की मात्रा देते हैं। पानी हर एक दिन की आड़ में 600 ml 1 घंटे में इसमें जाता है, तो एक एक पेड़ को 600 ml से 1000 ml करीब रहता है। एक जाड़ में एक ड्रॉप्स के हिसाब से एक घंटे में 600 ml होता है। उस हिसाब से 3-4 घंटे बाई ड्रिप से पानी चलाया जाता है। किसान भाइयों, अभी आपने कृषक के अनुभवों को सुना। इसके अलावा बैंगन की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण की जानकारी के लिए आइए मिलते हैं जबलपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल से। किसान भाइयों, आज मैं आपको बैगन में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीट एवं उसकी रोकथाम के विषय में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, जब हम खेत में जाते हैं और निरीक्षण करते हैं तो देखते हैं कई सारे कीटों का इस समय हमारी फसलों पे आक्रमण हो रहा है, जिसमें पहला आता है रस चूसने वाले कीड़े। रस चूसने वाले कीड़ों में 2 प्रकार के कीड़े होते हैं। एक होती है सफेद मक्खी, जो पत्तियों के पीछे से बिल्कुल छोटे महीन आकार की होती है, पीछे रस चूसती है। और दूसरा होता है हरा मच्छर या जैसिड, जो इस समय खेतों में काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। और दोनों कीटों का जो प्रकोप, रस चूसक कीटों का प्रकोप है, ये बारिश के जो जाने वाला समय होता है और ठंड की शुरुआत होती है, ऐसी अवस्था पे ज्यादा देखा जाता है। ये जब पौधों से, पत्तियों से रस चूसते हैं तो इससे क्या होता है कि पत्तियां जो होती हैं मुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और उनमें भोजन बनाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ जो रस चूसक सफेद मक्खी होती है, विभिन्न प्रकार के वायरस जनित रोगों को भी फैलाती है, जिससे पौधे में फूल एवं फल कम आता है एवं उत्पादन बहुत कम हो जाता है। तो जो रोगग्रस्त कीट या कीट ग्रसित पौधे हैं, सबसे पहले उनको निकाल दें। इसके बाद भी नियंत्रण करना पड़ता है तो रासायनिक नियंत्रण के रूप में हमें इसमें इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का प्रयोग करना चाहिए। 5 मिलीलीटर मात्रा हमें मिलानी है 15 लीटर के पंप में और इसका छिड़काव करना है। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं जो सबसे खतरनाक कीट होता है हमारी फसल का, बैगन की फसल का, वो होता है तना एवं फल छितक कीट। ये कोमल जो हमारे पत्तियां होती हैं, तना होता है, जो वहां से कोने से ये सुराख करते हुए अंदर प्रविष्ट हो जाती है, तने के अंदर चली जाती है और अंदर ही अंदर ये इल्ली नुकसान पहुंचाती रहती है। इस प्रकार का जो कीट ग्रसित पौधे हैं उसकी पहचान बहुत आसान है। आप देखेंगे कि खेत में कुछ पौधों के ऊपरी हिस्से मुरझाए हुए से दिखाई दे रहे हैं। जब आप निकट में जाके ऐसे पौधों को देखेंगे तो इसके अंदर एक इल्ली प्रवेश कर जाती है, जिससे ऊपर का तना जो होता है सूख जाता है। जब बाद की अवस्था आती है, जब इसमें फूल और फल लगने लगते हैं, तो ये इस समय ये कीट तने में प्रवेश ना करके फलों में चला जाता है, फलों को नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले इस कीट की हमें पहचान कर कीट ग्रसित पौधे उनको निकाल दें। अगर हम इसके नियंत्रण की बात करते हैं तो इसमें नीम तेल बाजार में मिलता है, कई नामों से बाजार में उपलब्ध है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग सिर्फ इसकी रोकथाम के लिए है, जिससे कि जो हमारी तितली खेत में उड़ रही है वो अंडे ना दे। अगर इसका प्रकोप हो चुका इसके लिए हमें दूसरी दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें एक बहुत ही अच्छी दवाई, नई दवाई इसमें आप प्रयोग कर सकते। डाइफेनेकाजोल नाम की दवाई बाजार में उपलब्ध है। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। अन्यथा किसान भाइयों, किनोलफॉस बाजार में उपलब्ध है या ट्राइजोफास भी बाजार में उपलब्ध है। इसकी लगभग 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे प्रदेश में जिन कृषकों ने नींबू के उद्यान लगाए हैं उनमें अभी फल बनने की अवस्था चल रही है और उनसे अधिक उपज लेने के लिए उद्यान में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को किया जाए, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए हमारा ये अंश। फल उद्यानिकी के अंतर्गत नींबू वर्गीय उद्यानों का विशेष महत्व है और इसके उद्यान प्रदेश में सामान्यतः देखने में आते हैं। हमारे जिन किसान भाइयों ने इसके उद्यान स्थापित कर रखे हैं उनमें वर्तमान में पुष्पन व फलन अवस्था चल रही होगी, अतः उन्हें चाहिए कि वो इन उद्यानों का प्रबंधन मौसम के अनुसार करें। चूंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में नींबू वर्गीय उद्यानों में कुछ प्रबंधन कार्यों जैसे खरपतवार प्रबंधन, आवश्यकता अनुसार सिंचाई एवं पौध सुरक्षा उपाय आदि को अपनाना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं करने पर वृक्षों में अनेक प्रकार के रोगों के साथ साथ फलों के फटने एवं झड़ने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। जो उत्पादन प्राप्त होता है वो भी निम्न गुणवत्ता युक्त होता है, जिसका हमारे किसान भाइयों को अच्छा बाजार भाव नहीं मिलता है और उन्हें आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो नींबू उद्यानों में फलन अवस्था में कौन कौन से कार्यों को अपनाया जाए, आइए जानते हैं कृषि महाविद्यालय जिला ग्वालियर के विषय विशेषज्ञ के.एस. तोमर से। आज हम नींबू की खेती के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप नींबू की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें और उससे लाभ अर्जित कर सकें। तो किसान भाइयों, प्रारंभ में अभी नींबू की पेड़ों पर फल लगे हुए हैं और परिपक्व अवस्था पर आ रहे हैं, कुछ हरे हैं कुछ पीले हो रहे हैं। अगर नींबू के खेत में या पेड़ों में पानी की कमी है तो हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई करने के बाद तुरंत उसमें उथली जुताई करना चाहिए अथवा गुड़ाई करके समतल रखें। अधिक गहरी करने से उसकी जो खाद लेने वाली जड़ें रहती हैं वो कट जाती हैं, तो उन जड़ों को कटने से न्यूट्रिशन तत्व लेने में काफ़ी कठिनाई आती है। तो इस बात का भी इसमें ध्यान रखें और ख़ासकर इस बात का ध्यान रखें कि नींबू के पेड़ के अंतर्गत उसके अंदर सूखी हुई शाखाएँ, मरी हुई शाखाएँ हैं, उनको सिकेटियर की सहायता से प्लेन कट लगाते हुए उन्हें अलग कर दें। और नींबू की फसल अधिक सुरक्षित रखने के लिए मतलब उसके फल आकर्षित और चमकीले, तो इसमें किसान भाइयों देखा होगा कि पेड़ों, पत्तियों, तनों और फल के ऊपर खुरदरे और धब्बे उठे हुए से दाग पड़ जाते हैं। ये कैंकर रोग के कारण होते हैं। इससे उसकी नींबू की फल की गुणवत्ता कम हो जाती है और बाज़ार भाव में लोग उसे कम पसंद करते हैं। तो इसलिए इससे निजात पाने के लिए उसमें बोडो मिश्रण 1% बोडो मिश्रण का छिड़काव अवश्य करें और इसके अलावा 1% स्टेप्टोसाइक्लिन का भी छिड़काव किया जा सकता है। और ये इसका उपयोग फल की जब अवस्था चना और मटर के दाने के समान रहती है, उसी अवस्था से इसका उपयोग प्रारंभ कर देना चाहिए। लगभग 2 या 3 स्प्रे करने से आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। दूसरा, इसमें जो इसका तना रहता है उसके ऊपर भी गोंदरत जैसी गोंद निकलना शुरू हो जाता है, उसकी छाल फटने लगती है। तो इसके बचाव के लिए उस पर बोडो पेस्ट का लेप करना चाहिए, जिससे इससे मतलब नींबू के पौधे सुरक्षित रहते हैं और उसकी जो तने की छाल है वो फटने से बच जाती है और उसमें गोंद वगैरह नहीं निकलता है। और जब वर्षा वगैरह होती है या विशेष तो उस समय इसके फल फट जाते हैं, तो फल फटने से भी बाज़ार में उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो इसको फल फटने से बचाने के लिए नियमित फल बनने के बाद नियमित सिंचाई रखें और सूक्ष्म पोषी तत्व हैं उनकी पहचान करके उस पर आवश्यकता रूप से उसका छिड़काव करें। तो इसमें जो आवश्यकता पड़ती है बोरोन, जिंक सल्फेट आदि की, तो बोरोन का 1% छिड़काव और जिंक सल्फेट का भी 1%, 1 से 2% छिड़काव सफिशिएंट है। ये लगभग 1 से 2 छिड़काव करना आवश्यक है, ये 15 दिन के अंतर से। इससे फल आपके सुरक्षित रहेंगे और उससे उचित फल वृद्धि भी होती है, फलों का विकास अच्छा होता है और फल आकर्षक और वजनदार और रसीले प्राप्त होते हैं। उसके बाद आपकी फसल जो परिपक्व अवस्था में आ रही है उसको पकती हुई अवस्था में उसकी पिकिंग करते चलें और बाज़ार भाव के अनुसार उसको विक्रय के लिए
पैकिंग करके उसको मंडियों में भेजते रहें, ताकि आपको उसका उचित मूल्य पैसा मिलेगा और उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। आगे है कुछ और भी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होते हैं। थोड़ा एक्शन, थोड़ा डांस और थोड़ा रोमांस। रियल लाइफ से रियल लाइफ तक। नौकर हैं आप जनता के और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। सेट से प्रीमियर, लेटेस्ट न्यूज हो या हॉटेस्ट गॉसिप, कौन सी फिल्म हिट और कौन सी फिल्मी दुनिया का पंचनामा, फिल्मी नामा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मधुमक्खी पालन व्यवसाय न केवल शहद उत्पादन देता है, बल्कि मौन परागण के द्वारा फसलों की उपज भी बढ़ती है। परंतु मौन पालन में अभी परेशानियों का दौर जारी है, जिनमें हानिकारक कीटों द्वारा काफी क्षति पहुंचाई जाती है। इसलिए इन कीटों के नियंत्रण हेतु देखिए ये रिपोर्ट। कृषि एवं कृषि व्यवसाय में किसी न किसी प्रकार से शत्रु कीट हानि पहुंचाते ही है। बस जरूरत होती है कि शत्रु कीटों से इनका कैसे बचाव किया जाए। मधुमक्खी पालन में लगने वाले हानिकारक शत्रु कीट बरुआ माइट तथा बर्रे के कारण मधु बक्सों को क्षति एवं मधुमक्खियों के मरने के कारण मधु व्यवसाय को काफी हानि होती है। परंतु मधुपालक भाइयों को इसमें लगने वाले कीटों की पहचान, नियंत्रण की जानकारी का अभाव देखा जाता है। इसलिए हर मधुपालक को इनमें लगने वाले कीटों के नियंत्रण की जानकारी नहीं होती। इसलिए हमारे रिपोर्टर ने संपर्क किया। किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि मधुमक्खियों में जो बीमारियां होती हैं और जो उनके शत्रु होते हैं, उनका सही निदान सही समय पर आवश्यक होता है। इसमें जो हमारे किसान भाई हैं, बहुत सारे किसान भाई मधुमक्खी पालन करते हैं और बड़े स्तर पे करते हैं, लेकिन उनको शायद इतनी जानकारी नहीं होती है कि इसमें कौन सी बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या उचित उपचार है। जो बीमारी लगती है वो बरुआ माइट है। दो तरह की बरुआ माइट लग रही है। एक बरुआ जैकोब्सोनी, एक बीमारी जो दूसरी माइट है उसको बोलते हैं एकैराइपिस उडी, एकैराइपिस बीमारी या एकैराइन डिजीज बोलते हैं इसको। ये बीमारी अगर लगती है तो मधुमक्खियाँ आसपास बक्से के आसपास बहुत सारी रेंगती हुई और पंख खड़े किए हुए रेंगती हुई मिल सकती हैं। अगर ऐसी मधुमक्खियाँ बहुत सारी बक्से के आसपास मिल रही हैं, इसका मतलब इसमें एकैराइन बीमारी लगी हुई है। एकैराइन बीमारी के नियंत्रण के लिए आप इसमें थाइमोल का प्रयोग कर सकते हैं। थाइमोल चूर्ण आता है या दानेदार, इसकी 1 से 2 आप बक्से के अंदर बॉटम पे डाल दें और उससे जो है जो इससे गैस बनती है, ये गैस जो है पूरी तरह से इस बीमारी का कंट्रोल कर लेती है। दूसरा एक फार्मिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। फार्मिक एसिड की जो मात्रा होती है 5 से 6 मिलीलीटर मात्रा प्रति बक्से के हिसाब से शाम के समय प्रयोग करें, तो इससे जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं उनके अंदर जो एकैराइन बीमारी है, उनके सांस नली में जो ये माइट घुस जाती है, उसका नियंत्रण हो जाता है और फिर आने वाले जो बच्चे हैं हमारे वो स्वस्थ बने रहते हैं। तीसरी एक समस्या है जो शत्रुओं की समस्या की बात करें तो शत्रुओं में जो मुख्य शत्रु इसका ततैया की बात होती है। इस शरद ऋतु में ततैया का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन इसका प्रकोप जो गर्मी और बरसात के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को जो हमारे बीकीपर हैं उनको एपियरी जो मौन वाटिका है आपका, जहाँ बक्से रखे हुए हैं उसमें 2-3 बार दिन भर में चक्कर लगाएं और एक लकड़ी का पतला सा तख्ता लेकर के और उससे इनको मारते रहें। ये मैनुअल, ये बहुत प्रभावी नियंत्रण है, लेकिन इसमें 2-3 बार
पूरे दिन में आपको घूमना पड़ता है। इसके अलावा एक ततैया प्रपंच आता है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ततैया प्रपंच अगर हम मौन गृह के आसपास लगा दें तो इसमें गुड़ डाल दिया जाता है और वो गुड़ की जो महक होती है, जो गीला गुड़ पुराना गुड़ हो, तो उसके वजह से इसमें ततैया आता है, उसको खाता है और उसमें फंस जाता है और फिर उन ततैयों को हम मार सकते हैं। इसके अलावा जो जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में एक चिड़िया आती है, ग्रीन बीटर बोलते हैं, एक किंग क्रो आती है, काले रंग की चिड़िया होती है। तो वो काले रंग की और हरे रंग की 2 चिड़िया होती हैं जो मधुमक्खियों का बहुत नुकसान करती हैं। और ये जो चमकीली धूप हो उसमें बिल्कुल इसका प्रकोप नहीं होता है, लेकिन अगर क्लाउडी हो गया, फॉगी हो गया, मौसम कोहरा हो गया, धूप नहीं निकल पा रही है, ऐसे में मधुमक्खियाँ सक्रिय नहीं हो पाती हैं, असक्रिय हो जाती हैं और चिड़ियों का इनका प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर चिड़ियों का प्रकोप होता है तो आप इन चिड़ियों को भगाने के लिए छोटे छोटे पटाखे जो दिवाली में छोड़ते हैं उस तरह के पटाखे ले लें और कभी कभी 1-2 घंटे के अंतराल पे पटाखे छोड़ते रहें, चिड़ियों को भगाते रहें। या एक चमकीली पट्टी अगर एपियरी में 2-4 जगह लगा दें तो उससे चमकता रहता है, तो उससे भागती रहती है चिड़िया। और बाकी जो एयर गन होती है उससे भी हम उनको भगा सकते हैं। इन चिड़ियों को भगाने के लिए मैनुअली हम उनको एपियरी में 1-2 बार चक्कर लगाएं और इनको देखते रहें तो इनका हम आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करकबेल, जिला नरसिंहपुर के कृषक राजेंद्र यादव ने। यह पशुओं के पोषण हेतु यूरिया मोलेसिस बटिका बनाने की विधि एवं उसके महत्व पर जानकारी चाहते हैं। तो राजेंद्र यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। यूरिया मिनरल मोलासिस ब्लॉक UMMB ये एक ईंट है जिसका वजन 2 किलो होता है। अगर आप हरे चारा देने की स्थिति में नहीं हैं और अगर हम पशु को खिलाएं तो उसमें उसके चारे की पाचन शक्ति बढ़ेगी। चारे की पाचन शक्ति बढ़ने के साथ साथ उसका दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये सिर्फ जानवर के लिए चाटने के लिए होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप इस ब्लॉक को इस्तेमाल करेंगे और उस वक्त के सीज़न में या मौसम में जब जानवर के पास में हरा चारा नहीं है देने को या खाने को, और उस वक्त अपन इस ब्लॉक को अपन जानवर को चाटने के लिए दें तो हरे चारे की कमी जो है वो बराबर दूर की जा सकती है कमी को, और एक बिल्कुल सतत दूध उत्पादन लिया जा सकता है। इसमें यूरिया भी है, मिनरल भी है, मोलासिस भी है। यानी कि इसमें यूरिया इसलिए डाला हुआ है, यूरिया एक प्रोटीन के सोर्स की तरह काम करता है। जैसे अपन बरसीम का चारा खिलाएं या रिजका का खिलाएं तो वो अल्टीमेटली एक प्रोटीन का सोर्स होता है। तो उसी प्रोटीन के सोर्स की भरपाई करने के लिए इसमें यूरिया मिलाया हुआ है। इसके साथ साथ इसमें मिनरल मिक्सचर डाला हुआ है और गुड़ मोलासिस जो जिसको कहते हैं वो डाला हुआ है। इन तीनों चारों चीज़ों को एक प्रोपोर्शन में रख के नहीं और एक इस तरह से खांचे में सेट करके ब्लॉक बनाया जा सकता है। इसके फ़ायदे जहाँ तक अपन बात करेंगे बहुत फ़ायदे हैं। जानवरों के पाचन तंत्र को बदस्तूर बनाए रखता है। इसके साथ साथ कहना चाहिए जो पाचन संबंधी जो रोग हैं जानवर को, जैसे अपच हो रहा है, ये जिस तरह कब्ज हो रही है, ये जो रोग हैं ये जानवर को नहीं होंगे। साथ साथ दूध के उत्पादन की जो लागत है, सबसे बड़ी जो बात है कि कैसे हम एक दूध के उत्पादन की लागत को कम करें, इस चीज़ को अगर हम जानवरों के आहार प्रणाली में समावेश करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं एक बढ़े हुए दूध उत्पादन से दूध उत्पादन की कीमत को कम कर पाएंगे। अवयव जो हैं, इंग्रेडिएंट जो हैं लोकल स्तर पर मिलने वाले हैं, जिसमें यूरिया है, मिनरल्स मिक्सचर हैं, मोलास गुड़ है और एक खांचा होता है। एक जैसे ईंट बनाने का खांचा होता है, ऐसे ही अगर उस मिक्सचर को बना के ईंट बनाने के खांचे में रख दिया जाए और फिर सुखा दिया जाए तो बिल्कुल वो ब्लॉक बन जाता है। एक ब्लॉक एक बड़े जानवर के लिए, गाय या है या भैंस है, तो 7 दिन के लिए पर्याप्त रहता है। और यही ब्लॉक अगर आप बकरी या भेड़ छोटे जानवरों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 21 दिन के लिए काफ़ी होता है।
कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। गाय और भैंस में 3 महीने तक बच्चा माँ का दूध पीता है, तब तक उसका जो र्यूमन है, पाचन तंत्र का विशेष जो पार्ट है, वो डेवलप नहीं होता है। 3 महीने के बाद में उसका र्यूमन शुरू हो जाता है। आपने भी देखा होगा 3 महीने के बाद में जानवर जुगाली करना शुरू कर देता है। इसका मतलब हुआ कि उसका र्यूमन काम कर रहा है। तो 3 महीने से छोटे बच्चे हैं, 3 महीने तक बच्चे हैं, उनको इसको चटाया ना जाए, एक बात ध्यान रखना ये है। दूसरी बात, बारिश के दिनों में थोड़ा ध्यान रखने जरूरत है, ये पानी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। जहाँ भी आप रखें सूखे जगह पर रखें, सूखे स्थान हो, नमी की कम से कम गुंजाइश हो। इसको अगर अपन कहना चाहिए कि जैसे अगर अपने मैंजर या नाद बनाया हुआ है जानवर का, तो वहाँ रख दीजिए। जानवर ने चारा खाएगा, उसके बाद वो धीरे 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 चाटता रहेगा। एक करीब अंदाज से हम लोग लगते हैं कि एक दिन में अगर जानवर चाटता है, इसको 100 ग्राम वो आराम से वो चाट लेता है। इस हिसाब से ये ब्लॉक 7 दिन के लिए एक बड़े जानवर के लिए पर्याप्त होती है। और दूसरी ख़त्म हो जाए तो दूसरी बार आप लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप जब भी देखें 35 रुपये का जो अतिरिक्त खर्चा जो आपने किया है, ब्लॉक का कीमत जो 2 किलो का ब्लॉक है उसका जो 35 रुपये आता है, वो एक ब्लॉक का 35 रुपये जो एडिशनल अतिरिक्त जो खर्चा हुआ है, उस खर्चे को आप बढ़े हुए दूध उत्पादन से ज़रूर पालेंगे। ये इतना ज़रूर हम लोगों ने भी इस बात का एक्सपेरिमेंट किया है कि ऐसा नहीं है कि पशुपालक भाई ये सोचा कि ये 35 रुपये का खर्चा और है, ऐसा नहीं है। ये 35 रुपये का जो खर्चा किया जा रहा है, ये आपको दुगने से ज़्यादा कहीं बढ़े हुए दूध के रूप में आपको देगा। मेरे सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि अपन अगर इस यूरिया मिनरल मोलासिस ब्लॉक, जिसको आमतौर की भाषा में UMMB कहते हैं, इसको अपने पशु के आहार सिस्टम में अगर समावेश करते हैं तो वो ना केवल दूध के उत्पादन को लागत को कम कर पाएंगे, बल्कि बढ़ते हुए दूध को पा पाएंगे। प्लस अगर हरा चारा नहीं दे पा रहे हैं तो उस हरे चारे की भी कमी को अपन इससे भरपूर पूरा कर सकते हैं। और पचने के बाद जो एनर्जी जानवर को मिलता है वो उसके दूध उत्पादन में काम आएगी। तो ये मेरा सभी पशुपालक भाइयों से आग्रह है, निवेदन है कि आप इस ब्लॉक को, जिसको UMMB कहते हैं, अपने पशुओं के आहार सिस्टम में समावेश कीजिए, ताकि आप कम से कम खर्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादकों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल ID है annadatamp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।